गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ में कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में आए हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को बुक क्यों पढ़ना है। देखिए, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको उस चीज़ को ध्यान देना है और हमको कॉन्सेप्चुअली भी इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमको डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होगी और डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, राइट? तो ये सारी चीज़ों पर हम आपके साथ में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, राइट? ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अब हम जानेंगे सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में कि हमको पढ़ना क्या। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर्स एक वे है स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी डेटा को स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं और कैसे एफिशिएंटली हम उसको यूज करेंगे, ये सारी चीज़ों की एल्गोरिथम्स का मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, उसमें जो तरीके हम उसमें यूज कर रहे हैं उसी को हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं, राइट? ओके, आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में जो टॉपिक हम इंक्लूड कर रहे हैं, नंबर वन एरे, नंबर सेकंड पॉइंटर, थर्ड वन स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, ये सारी जो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हम इसमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वन टू वन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे, पॉइंटर्स, ये हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो एक एक चीज को हम वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्रामिंग टूल में, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी आप सभी को। व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अभी हमने शॉर्ट समझा था कि किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करना और उन सभी चीज़ों को हम कैसे इफिशिएंटली मैनेज करेंगे, उसके लिए जो भी एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, पर सबसे पहले हम सबसे छोटी सबसे छोटी यूनिट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो अब देखिएगा, द डेटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स itself, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो नाम है वो खुद इंडिकेट कर रहा है कि दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी, यानी कि मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करना। सो देयर आर many ways of organizing the data in the memory। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे मेमोरी में। सो वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। हम ऑलरेडी इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक डेटा स्ट्रक्चर को आपके साथ में डिस्कस भी कर चुके हैं और उसका नाम है एरे। सी लैंग्वेज में हमने आपको एरे डिस्कस किया, वो डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सो अब देखिए,
हमने आपको एरे की डेफिनेशन बताई थी कि एरे is a collection of memory elements, right, in which data is stored sequentially one after another. मतलब कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स हमने आपको पहले ही बताया था कि सिमिलर टाइप के डेटा को ये कंटेन करता है। अगर मैंने यहाँ पर एरे इंटीजर टाइप का दिया है तो हम यहाँ पर int a और यहाँ पर 10 एलिमेंट्स का एक एरे डिक्लेयर करते थे, यानी कि 10 इंट टाइप के वेरिएबल यहाँ पर हम मेमोरी में उसको एलोकेट करा देते थे। इस तरीके से हम मेमोरी में एलोकेट करा देते थे। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट वाली जो इंडेक्सिंग है वो A9 यानी कि ये A9 यहाँ तक जाएगी, यानी जितना उसका नंबर है उससे एक कम, यानी कि जो इंडेक्सिंग है हम उसको ऐसे समझ सकते हैं 0 से n-1 तक जाती है। इज दैट क्लियर? आई थिंक कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट array stores the elements in a continuous manner। मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो एरे है वो एलिमेंट्स को कंटिन्यूस मैनर में स्टोर करता है, जैसे कि मैंने भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज डन विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी डेटा का किया है ये एरे डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हमने इसको मेमोरी में किया मैनेज। So there are also other ways to organize the data in memory. So let's see the different types of the data structures. Like हमने अलग अलग टाइप के हम अभी इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करने वाले हैं मेमोरी में, राइट। सो द डेटा स्ट्रक्चर्स इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक ऐसा हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऐसी एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकें, राइट। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए जितनी भी हम इसकी एल्गोरिथम्स हैं वो सभी किसी भी लैंग्वेज यानी सी प्लस प्लस, जावा या जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहेंगे उसी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली हम सी प्लस प्लस और जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स के को जो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। इट इज अ सेट ऑफ द एल्गोरिथम्स। अब देखिए क्या मतलब हुआ, इट इज अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट वी कैन यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ, अब देखिए एल्गोरिथम्स का सेट, एल्गोरिथम का सेट होगा जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं टू स्ट्रक्चर द डेटा इन द मेमोरी, राइट। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। डेटा स्ट्रक्चर में ही बहुत ही ज़्यादा आपको इम्फोसाइज करेंगे कि एग्जैक्टली हम समझ पाएँ कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। देखिए फिर से समझने का, देखिए इस डायग्राम के माध्यम से मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी n number of algorithms were proposed and all these algorithms are known as abstract data type। abstract data type यानी इसको हम शॉर्ट में ADT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ADT। और ये होता है abstract data type। देखिए अभी हम इसका भी मतलब आपको बताएंगे आगे जाकर, तो अभी आप चिंता ना करें। जो भी चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको बस ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, राइट। कहीं पर भी आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। सो दीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आर सेट ऑफ रूल्स। अब ये जो एडीटीज होंगे वो क्या होंगे, देखिए इस डायग्राम में आप देखिएगा जो हमने एल्गोरिथम यूज की, एल्गोरिथम्स में हम एडीटी यूज करेंगे और बेसिकली एडीटी क्या है, सेट ऑफ रूल्स। ओके, तो अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एडीटी क्या है। एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स।
और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर हम आपको बता दें जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नंबर सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि हम डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके से यूज करने वाले हैं, दो तरीके से। पहला तरीका है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा तरीका है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे चलेंगे और सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब हुआ इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ठीक है, and pointers are the primitive data structure that can hold a single value। यानी कि जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करें। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा इंट ए, मैंने लिखा इंट ए, मैंने लिखा फ्लोट बी, मैंने लिखा कैर सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट की मेमोरी बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये बी यानी फ्लोट की मेमोरी बन गई। यहाँ पर ये सी, ये क्या है, कैर की मेमोरी बन गई। मतलब कहने का मतलब ये जितने भी हम अभी आपको बताए हैं इंट, फ्लोट, कैर, डबल, पॉइंटर, ये सारे जो हैं वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू। यानी कि अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू 10 दे दी, ठीक है, या फ्लोट में मैंने कोई दे दी 10.20, तो यहाँ पर हम उसको स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। क्या स्टोर करेंगे, जैसे एक ही वैल्यू में 10, यहाँ पर 10.20, ठीक है बेटा। और कैर सी में मान लीजिएगा मैंने ए डाल दिया सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए डाल दिया। तो जितने भी यहाँ पर डेटा अभी हमने आपके साथ में लिए हैं डेटा टाइप्स, उन सभी में सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा। इज दैट क्लियर? अब ये तो था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इन्हीं की मदद से जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उन्हीं को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में रखते हैं, राइट। सो अब देखिएगा सेकंड वन हम कौन सा करने वाले हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब जिनको हम प्रिमिटिव की मदद से बनाते हैं लेकिन वो प्रिमिटिव नहीं होंगे, इसलिए उनको नॉन प्रिमिटिव कहा जाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज को जो स्टोर करेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एरे आता है एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और भी आएंगे, अभी मैं आपको डिवाइडेशन भी बता दूंगा, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ये सारे जो हैं वो क्या है, लिंक लिस्ट, ये सब सारे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो देखिए नॉन प्रिमिटिव में मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा वैल्यूज को जो स्टोर करें, जैसे कि आपको बताता हूँ एरे, ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ठीक है, ट्री, ये सारे जो हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अब इनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नंबर वन लीनियर और नंबर सेकेंड नॉन लीनियर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाले हैं। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज नॉन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा का अरेंजमेंट अगर एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो द डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर दिस पर्पज, मतलब इसमें हम एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ठीक है, ये जो है हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में रखते हैं। The data structures used
अब हम इसमें क्या कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं? एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। इन दीज data structures, one element is connected to only one another element in a linear form। मतलब एक के बाद दूसरा एलिमेंट जो है कनेक्ट होगा, वो भी किस फॉर्मेट में? लीनियर फॉर्म में। जैसे हमने आपको बताया था, ये हमारा एरे है, ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट का एरे बनाया। हम इसको सबसे पहले तो डिक्लेयर कर देते हैं। मान लीजिएगा ये मेरा A5, ये 5 एलिमेंट का एरे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए इसको कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। इंडेक्सिंग देखिए, A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 और A of 4, ठीक है। अब देखिए एक के बाद, क्योंकि एरे क्या है? कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब जो भी एरे में हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं वो कंटिन्यू फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो एक के बाद एक, देखिए एक के बाद हम एक, और ये किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। लीनियर फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बोलते हैं when one element is connected to n number of elements known as non-linear data structure। अब जो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उस अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, उनको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में रखते हैं। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम आपसे कहें तो ग्राफ और ट्री जो हैं वो किस में आते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इन दिस केस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द रैंडम मैनर। मतलब इन दोनों में जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं वो रैंडम मैनर में अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो it is a type of data structure where the size is allocated at the compile time। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका साइज एलोकेशन हम कंपाइल टाइम पे बता देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड, इसलिए हम कहते हैं कि उसका साइज मैक्सिमम यानी फिक्स्ड है। अब देखिए कैसे हमने बनाया यहाँ पर इंट A5, ठीक है। अगर हमने इसको अपने प्रोग्राम में बना दिया तो इसका जो साइज है वो कितने बाइट का हो जाएगा? देखिए साइज कितना हो जाएगा इसका? 20 बाइट्स। और ये जो है मेमोरी में ऐसे एलोकेट कर देगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 ब्लॉक जो जिसका साइज 20 बाइट्स होगा। ये मैक्सिमम साइज होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक, जिसका हम साइज एलोकेशन कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर दें, जिसका हम साइज कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर दें। यानी हम ये पहले से कंपाइलर को बता दें कि हमने एक एरे बनाया है अपने प्रोग्राम में 5 एलिमेंट्स का, जिसका टोटल साइज आपको एलोकेट करना है कितना? 20 बाइट्स। अब ये डिपेंड करता है, देखिए मैं हमेशा जब भी आपसे बात करूंगा तो मॉडर्न कंपाइलर की बात करूंगा, और उस केस में हमेशा इंट को 4 बाइट्स को ही हम मानते हुए चलेंगे, इसलिए 20 बाइट्स यहाँ पर हम यहाँ पर बता दिए। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये तो स्टैटिक है। अब वो चाहे हम एरे बनाएं, चाहे हम इंटीजर टाइप का डेटा बनाएं, चाहे हम कोई सा भी डेटा टाइप बनाएं, वो स्टैटिक है। लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर where the size is allocated at run time
देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फ्लेक्सिबल। मतलब कहने का ये है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर जिनका साइज या लोकेशन हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, उसको हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी हम जब चाहें तब अपने डेटा स्ट्रक्चर को रीएलोकेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार एलोकेट कर दिया, मेमोरी एलोकेशन जैसे ही कंपाइलर ने कंपाइल प्रोग्राम कर दिया, तुरंत हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में हमको जब भी उसकी आवश्यकता होगी तब हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। यानी अब इनके हम आपको जो प्रॉफिट है वो भी बताएंगे कि क्यों। तो सी लैंग्वेज में एक चैप्टर आता है, टॉपिक का नाम है डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और वो हम इसलिए क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमारा जो साइज डेटा स्ट्रक्चर का हो वो हम कंपाइल टाइम पे रन टाइम पे अपने हिसाब से ले सकें। कई बार कई मर्तबा अभी तो हम बहुत छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं या जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमको कितने साइज का यानी कि कितने लोगों का जैसे डेटा हमको बनाना होता है। सपोज दैट आज हमारे पास में आज हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 10 स्टूडेंट्स के लिए एक 10 का एक एरे क्रिएट कर दिया। अब मान लो यही हमारे पास में 100 हो जाए, मान लीजिएगा 1000 हो जाए, मान लीजिएगा 10,000 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे प्रोग्राम में बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इसको डीएमए के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो सिर्फ एक जगह हमें रिसाइज करना पड़ेगा बस, और हम उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, हमें जितने की भी ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर 10,000 के लिए मेमोरी क्रिएट कर दी तो हमारा यहाँ पर मेमोरी लॉस होगा, यहाँ पर। तो ये भी हमारे प्रोग्रामिंग के लिए एफिशिएंट नहीं है। अच्छा प्रोग्राम, अच्छी एप्लीकेशन वही है जो एफिशिएंट मेमोरी को मैनेज करे, यानी कि जितनी हमको आवश्यकता हो उतनी मेमोरी में वो जगह ले। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे आगे चल कर के कि हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या होती है, कितना स्पेस मेमोरी में होना चाहिए, कितना हम उसमें टाइम। देखो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिएगा हमने बहुत बड़ी मेमोरी बना के क्रिएट कर दी और हमारे उतना यूज़ नहीं है तो वो टाइम भी बहुत लेगी जब कंपाइलर कंपाइल करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक और डीएमए, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है या ऐसा कहें कि हम डीएमए को ही हर बार यूज़ करेंगे, नहीं। जब हमको मालूम है कि इतने ही लोग हैं, इतने ही लोगों के लिए हमको बनाना है तो हम उसको स्टैटिक बना दें। जब हमको मालूम नहीं है तब हम उसको डायनेमिक बनाएंगे। राइट, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टैटिक और डायनेमिक की? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें आप लोग, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अभी आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के बारे में आपके साथ में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है।